gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 9th. बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन और बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, आज उन्हीं बातों को हमने आगे लेके चलना है जो हमने सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कायनात का मौरज़ वजूद जो कायनात का बनना है उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का क्या किरदार है। तो आज हमने उसी बात को आगे लेके चलना है और आज का हमारा टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। तो क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है, उसके मकासद क्या हैं और कौन से कवानीन हैं जिसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की गई ऑर्गेनिजम्स की। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि मिलियंस में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इस कायनात में। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी बिना पे हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ग्रुप में चेंज करके, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो साइंसदानों ने क्या किया है जी, सब ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के लिए उनको क्लासिफाई किया है, उनकी क्लासिफिकेशन की है, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकें, उनको स्टडी कर सकें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकें। हमने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि कुछ साइंसदानों का ये मानना है कि आज से तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स पहले कुछ स्मॉल टीनी क्रिएचर से इस कायनात में जानदार चीज़ों का आगाज़ हुआ था। वो कौन सी थी जी? बैक्टीरिया और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इससे कायनात का आगाज़ हुआ था। तो उससे उस टीनी क्रिएचर से लेके अब तक जो चीज़ें इस कायनात में पाई गई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इस टाइम दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इंसान की मिसाल लेते हैं कि एक इंसान है तो वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ से उस टीनी बैक्टीरिया से लेके एक जो रेवोल्यूशन हुई, जो एक इनकलाबी वो जो एक चेंज आई वक्त के साथ साथ, एक टीनी बैक्टीरिया से लेके अब तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इस कायनात में, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो कहाँ मूव करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन के क्या प्रोसीजर हैं, उनकी रिहाइश के क्या प्रोसीजर हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पेश आई जी? क्लासिफिकेशन की। और हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स अपने माहौल के हिसाब से कैसे किसी जगह पे रहते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो ये सारी ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत, मैंने आपको बताया जैसे कि 600 मिलियन ईयर्स अगो से वो स्टार्ट हुई हैं और आज के दिन तक जितने भी जानदार हमारे इस कायनात में मौजूद हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, और इसी बात से हमें ये थोड़ा सा पता चलता है कि हमने इंसानों ने जो आज तक जितना उनको जानवरों के बारे में और प्लांट्स के बारे में इल्म हुआ है, वो ये काउंटिंग में लिखा हुआ जी आपकी बुक के अंदर कि ओवर 1.5 मिलियन एनिमल्स जो हैं उनके बारे में अभी तक स्टडी की जा चुकी है और 0.5 मिलियन प्लांट्स के बारे में अभी तक पता लग चुका है साइंसदानों को। तो ये बहुत टीनी अमाउंट है कि ये सिर्फ अभी तक हम इंसान जान चुके हैं जानवरों के बारे में। वो कितने हैं जी? 1.5 मिलियन एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स के बारे में स्टडी हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों की बिना पे, इन सारी बातों को लेके क्या ज़रूरत पड़ी कि किस तरह हम उन सारे जानवरों की, उन प्लांट्स की स्टडी कर सकें। तो हमने क्या देखा कि उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, जिसको हम क्या कहते हैं जी? क्लासिफिकेशन। जिसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी गई है जी आपकी बुक में कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट्स डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो ये थी जी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन कि बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। तो क्लासिफिकेशन, हमें इसका कुछ कॉन्सेप्ट आ गया कि क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई।
उसके बाद है जी उसके एम्स के, क्लासिफिकेशन के बुनियादी मकासद क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के बुनियादी मकासद क्या हैं, उनको क्यों डिवाइड किया गया, वो एम्स कौन से हैं। ये अब इस बात को हमें समझना है कि एम का क्या मतलब है, इसका मकसद क्या है क्लासिफिकेशन का। दो डेफिनेशंस दी गई हैं। कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई हैं? एक टैक्सोनॉमी की और दूसरा सिस्टमैटिक्स की। टैक्सोनॉमी से क्या मुराद है जी कि जितने भी जानदार जो अंडर स्टडी हैं साइंसदानों की, बायोलॉजिस्ट की, साइंटिस्ट की, वो उनको जब हमने उनकी स्टडी करनी होती है तो उनको एक ख़ास पहचान देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उनको एक पहचान नहीं देंगे तो हम उनकी स्टडी कैसे कर सकेंगे, उनको हम कैसे याद रख सकेंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ आती है जी? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से क्या मुराद है जी? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी उसको ऐसे क्लासीफाई करना, उसको ऐसे उसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना कि उसको नाम दिया जाना। उसको जो नाम देने का अमल है उस जानदार को, वो क्या है? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के बाद इसी पैराग्राफ के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है जी सिस्टमैटिक्स की। क्या जी? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें भी यही बताया गया है कि एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और सिस्टमैटिक्स के अंदर एक और बात ऐड की गई है कि एक ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइंड आउट करना। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से क्या मुराद है कि जैसे हमारे पास एक पिजन है और एक स्पैरो है। हम जानते हैं कि दोनों ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर एक तरह का है, उनकी बॉडी की साख्त एक तरह की बनाई गई है, उनके पर उनको दिए गए हैं, उनका अंडे देना उनका और बच्चे पैदा करना, सारा प्रोसीजर तकरीबन एक तरह का है। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मुराद ये होता है कि हम उस पॉइंट तक जा पहुँचें कि जहाँ से उन दोनों बर्ड्स का आगाज़ हुआ, जहाँ से इस दुनिया में उन दोनों बर्ड्स का आगाज़ हुआ, तो हम उस पॉइंट तक जा पहुँचें। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मुराद ये होता है कि कहाँ से इन दोनों परिंदों का आगाज़ हुआ। इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और ये किस में पाई जाती है? सिस्टमैटिक्स के अंदर। तो सिस्टमैटिक्स में क्या चीज़ें हमने देखी हैं जी? क्लासिफिकेशन और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब हमने पढ़ना है जी कि एम्स जो हैं क्लासिफिकेशन के, वो कौन कौन से दो बुनियादी एम्स हैं। वो कौन कौन से हैं जी? एक तो ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का मालूम करना कि इस ऑर्गेनिज्म में और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मुशाबियत क्या है और फ़र्क किन किन चीज़ों में है। तो क्लासिफिकेशन का पहला एम जो है वो क्या है जी? सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के दरमियान मुशाबियत और फ़र्क को मालूम करना, ये उसके क्लासिफिकेशन के एम्स में आता है। और दूसरे नंबर पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन के एम्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि एवोल्यूशन से मुराद क्या होता है। एवोल्यूशन से मुराद कि कहाँ से उनका आगाज़ हुआ, उन ऑर्गेनिजम्स का आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ से उन ऑर्गेनिजम्स में फ़र्क पैदा हुआ और वो अलग अलग बने। हालांकि उनका कोई पॉइंट ऑफ इमरजेंस एक ही था, वो एक ही थे और वहाँ से उनके अंदर डिफरेंस पैदा होना शुरू हुआ। हमने उस पॉइंट तक जाना है। तो ये क्लासिफिकेशन का सेकंड एम है। पहला क्या है जी? सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को मालूम करना, और दूसरा क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या चीज़ है। पहले हमने एम्स पढ़े कि उसके मकासद क्या थे, और अब हमने पढ़ना है कि उसकी बुनियाद क्या है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या होती हैं कि हमने ऑर्गेनिजम्स का जो हमने उनकी स्टडी करनी है, हमने उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। उनकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का, ये जो हमारे सामने अगर दो एग्जांपल्स हम लेते हैं, कोई भी मसलन हमारी बुक में दी गई है कि पिजन और स्पैरो की, तो हमने उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट से इन दोनों का, इनकी स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग हुई, पिजन अलग और स्पैरो अलग। वो पॉइंट क्या था जहाँ से ये दोनों चीज़ें माखूज़ हुई। तो इसमें अब हमें पता चल गया कि बेसिस क्या है जी, कि उनके रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना और उनकी एवोल्यूशन को देखना कि वो कहाँ से हुई।
इसी तरह इसमें बताया गया है कि जब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, बायोलॉजिस्ट जब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन से हमें उनके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मिलते हैं कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मुशाबहत क्या है और उसमें फ़र्क क्या है। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न बायोलॉजी है, उसके अंदर बायोलॉजिस्ट ने जीन्स की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया है, उस पर रिसर्च शुरू हो चुकी है। और जीन्स में हमें पता है कि डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है जानदारों की, कि इनका आगाज़ कहाँ से था, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी पाई जाती हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं इन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो बात करने का मकसद ये है कि जीन्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब साइंसदानों को बता रहे हैं, जिसमें डीएनए हमारे पास एक बुनियादी चीज़ है जो हमें ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बता देता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। तो इस टॉपिक में हमें जो बातें उन्होंने बताई हैं वो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इस लफ्ज़ से क्या मुराद है जी? टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा, उससे हमें पता था कि टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। तो हायरार्की से क्या मुराद है? इससे मुराद होता है दर्जा बंदी। उर्दू में इसका लफ्ज़ी मतलब है जी दर्जा बंदी। दर्जा बंदी भी कह सकते हैं, इसको तरतीब देना भी कह सकते हैं, इसको गिरोह बनाना भी कह सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की से हमें पता चला कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, उनकी नेमिंग देना और उनको एक, जिस तरह हम लड़ी बनाते हैं किसी भी इंसान की कि उसकी लड़ी उस इंसान से मिलती है, वो वहाँ से उसकी जो है वो नस्ल आ रही है, इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर बायो में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हायरार्की इस्तेमाल होता है। ये हायरार्की इंसानों के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। और दर्जाबंदी से मुराद के इसकी जो नस्ल है वो उसका आगाज़ कहाँ से हुआ, उसका आगाज़, उसके बाद जो अंदर जो जो चीज़ें आई वो हमने देखी हैं कि वो किस तरह उनको बायोलॉजिस्ट ने किस तरह तरतीब दिया है। तो टैक्सोनॉमिक से क्लासिफिकेशन हो गया, और टैक्सोनॉमिक जो क्लासिफिकेशन है उसके बाद जो आफ्टर क्लासिफिकेशन बुक में ये बताया गया कि टैक्सा फॉर्म ए लैडर नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और वो लैडर मैंने आपको बता दिया, वैसे तो लैडर का मतलब सीढ़ी होता है जैसे आपको पता है, लेकिन यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब वो टैक्सोनॉमिक जो उसकी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन है उसको एक दर्जाबंदी की शक्ल में दिया जाता है, उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। और सबसे जो लार्जेस्ट है किंगडम, किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सोन। अब ये बायो के अल्फाज हैं, साइंसदानों ने टैक्सोनॉमी के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ नाम दिए हैं जो हमने पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जी कि किंगडम। किंगडम के बाद हमारे पास जो टैक्सोन आते हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ। तो किंगडम हमारे पास लार्जेस्ट टैक्सोन है, और ए किंगडम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, और क्लास इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, और जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। और स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो ये 7 टैक्सोन है जी, 7 टैक्सोन है। इनका नाम क्या क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये 7 टैक्सोन है, और इनकी बेस पे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, और ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो जानदारों की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे एक दूसरे से एवोल्यूशनरी पॉइंट से इंटरलिंक करती जाती हैं, एक पॉइंट आता है कि वो एक खास ग्रुप में क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। तो वो कौन सा आखिरी पॉइंट है जी? स्पीशीज। इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन हो जाती है कि वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। इसमें हमारी बुक में 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, जो एक ह्यूमन की दी गई है जिसका साइंटिफिक नेम ह्यूमनियंस है, और दूसरा पी प्लांट की दी गई है जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटिवम है। ये आपने याद करने हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसमें भी आपने एग्जाम्पल में ये लिखने हैं, और अगर शॉर्ट में वो पूछें तो फिर तो आपको लिखने होंगे। और इन्हीं के अंदर जो पी प्लांट और होमो सैपियन हैं उसके अंदर से एमसीक्यूज भी बन सकता है कि पी प्लांट की क्लास क्या है, पी प्लांट की फाइलम क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है। इसी तरह
ह्यूमन का भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन की क्लास क्या है या उसका फाइलम क्या है। तो अगर फाइलम मिसाल के तौर पे उसका कॉर्डेटा है ह्यूमन का, तो वो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फाइलम ऑफ ह्यूमन इज कॉर्डेटा। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, शॉर्ट के भी और लॉन्ग के भी। तो उम्मीद है आपको इन 7 टैक्सॉन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस और टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमने पढ़ लिया और लास्ट में हमने इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि स्पीशी क्या होता है। इस स्पीशी के लफ्ज़ को हमने अच्छी तरह समझना है कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो पॉइंट समझने वाले हैं, वो हमने उस पर गौर करना है। तो स्पीशीज़ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, इससे मुराद ये है कि ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिजेंबलिंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो एक ग्रुप में आते हैं, विच कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली इन नेचर, वो फ्रीली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जहाँ पे भी वो पाए जाते हैं, वो फ्रीली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं जो अपनी नस्ल को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हो। फर्टाइल से मुराद कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी नस्ल को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हो, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इन नेचर विद अदर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जो उनके ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स ना हो, जो उस स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स ना हो, वो उनके साथ रिप्रोड्यूस ना कर सकें। तो ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आपकी बुक में, आइसोलेटेड का। तो आइसोलेटेड मीन्स इनफर्टाइल, मतलब उनके अंदर ये कैपेबिलिटी ना हो कि अपने अलावा दूसरे किसी स्पीशी के साथ वो रिप्रोड्यूस करके और फर्टाइल ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकें। मतलब एक ऐसा जानदार वो पैदा करें जो रिप्रोडक्शन के काबिल ही नहीं होगा आगे से, वो अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकेगा अगर 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे। तो स्पीशी का हमें कॉन्सेप्ट समझ आया कि स्ट्रक्चरल और इकोलॉजिकल, ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं जी। स्पीशीज़ के अंदर उनकी बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मिलना, और एक ही जगह पे रहना और फ्रीली रिप्रोड्यूस करना, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा करना जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें, फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स का पैदा करना स्पीशीज़ कहलाता है। लेकिन अगर एक स्पीशी की बात हमने पढ़ ली, अगर हम ये बात करें कि अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में रिप्रोड्यूस करती हैं तो वो कैसा ऑर्गेनिजम्स पैदा करेंगी, वो आइसोलेटेड होगा, वो इनफर्टाइल होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म उनमें से पैदा होगा वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा, वो आगे मजीद अपनी नस्ल को नहीं बढ़ा सकेगा। तो ये हमने आज स्पीशी की डेफिनेशन पढ़ी और उसको समझा कि स्पीशी किसको कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट ये बताया गया है कि स्पीशी के अंदर, स्पीशी की डेफिनेशन में नेचर के लफ्ज़ पे बहुत जोर दिया गया है कि कुदरत ने जो साइकिल बनाया है एक स्पीशी का, अगर हम उसको नहीं मद्देनज़र रखते नेचर को, और हम आर्टिफिशियली कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपनी मर्जी से, कोई हम आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ की आपस में रिप्रोडक्शन करवा के, तो वो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगा। और उसमें हमारे पास जो एग्जांपल बुक में दी गई है वो म्यूल की दी गई है। मेल डंकी और फीमेल हॉर्स से पैदा होता है और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है। ये हमारे पास आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल आ गई, और हमें पता चल गया कि स्पीशीज़ के अंदर अगर एक ही स्पीशी में रिप्रोडक्शन होगी तो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, और अगर एक ही स्पीशी में रिप्रोडक्शन नहीं होगी, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान रिप्रोडक्शन अगर करवाई जाएगी तो ऑर्गेनिज्म इनफर्टाइल होगा। ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन थी, और स्पीशी का सारे टॉपिक को समझना था हमने इस सारी बात में। अगर आपको आज के टॉपिक में, इस क्लासिफिकेशन के टॉपिक में किसी चीज़ की भी अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।